हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम हमने पैरेललोग्राम ला किया था, उसका एक लार्जर डायगोनल एक स्मॉलर डायगोनल मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें पैरेललोग्राम ला में अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दो चीज़ें मैंने बताई थी, और ये एंगल थीटा हो, तो ये जो बड़ा डायगोनल होता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं। ये जो बड़ा डायगोनल है ये, इसको सीधा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख लेते हैं, और इसकी जो नोटेशन है वो a प्लस बी है, वेक्टर फॉर्म में a प्लस बी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपके सामने है, और इसका जो एंगल अल्फा निकालते हैं वो भी हमने किया हुआ है, ठीक है ना। बी साइन, अगर ए के साथ एंगल है तो वो बी से शुरू होगा, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बी के साथ एंगल है वो ए से शुरू होगा। एक तो चीज़ ये थी, ठीक है जी। अब इसमें जो ये छोटा डायगोनल होता है ये वाला, ठीक है जी, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर ये ए है, ये बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस 2 में भी बहुत से बच्चों को नहीं आती है, हम जो पढ़ाते हैं ना देखते हैं। अगर ये वेक्टर इससे इस तरफ है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है, ये थीटा है, अगर ये वेक्टर इस तरफ है फिर कैसे प्रेजेंट होगा, अगर ये वेक्टर इस तरफ है तो फिर ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब देखो ट्रायंगल आपने पढ़ा है, कहते हैं कि दो एडजेसेंट साइड सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस तीनों साइड्स में कौन सी दो सेम ऑर्डर में है, वो है बी एंड आर, ठीक है। देखो बी जहां खत्म होता है वहां से आर शुरू हो रहा है, इसकी आर की टेल बी की टिप से मिलती है। बी एंड आर इन द सेम ऑर्डर, ए इज इन ऑपोजिट ऑर्डर, इसको लिखेंगे बी प्लस आर, सेम ऑर्डर ऐड हो जाता है, इज इक्वल टू ए। यही है ना ट्रायंगल। दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लेते हुए, राइट, और उसको ए लिख दिया। अब ये आर कैसे आएगा, ए माइनस बी, अब समझ रहे मेरी बात। और यहां देखिए, यहां जो है वो ए एंड आर सेम ऑर्डर में है, तो इसको यहां क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए प्लस आर, बी इज इक्वल टू ए प्लस आर, और आर क्या आएगा, इट इज बी माइनस ए। थोड़ा सा बात को कैच कर रहे हैं बेटा। इसमें अगर वेक्टर बी से ए आएगा तो उसको ए माइनस बी लिखते हैं, बी से ए। इसमें फाइनल क्या है, वेक्टर बी से ए आ रहा है ना, फाइनल ए है, इनिशियल बी है ना, फाइनल ए है क्योंकि वेक्टर बी से ए आ रहा है, सो पहले बी है बाद में ए आया ना, वेक्टर यहां से चला यहां खत्म हुआ, जब चला तो वो बी से चला था, बी फर्स्ट था और ए सेकंड, ये इनिशियल था ये फाइनल। वेक्टर इनिशियल से फाइनल आ रहा है ना, तो हम उसको लिखेंगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। मैथ्स में भी तो ऐसे ही करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये देखो, सो आर आया ए माइनस बी। अगर ये वेक्टर उल्टा हो जाए तो यहाँ ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए आ जाएगा, अगर आपको ये बात समझ लग गई है। अब इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, वो भी बता देता हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड है, चाहे ये है चाहे ये है ना, ये मैग्नीट्यूड दोनों ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, राइट बेटा। अब इसका जो एंगल है, चाहे आप ए के साथ निकालो, यहाँ अल्फा जैसे बोलते हैं, है ना, तो वो टैन अल्फा जो यहाँ होता था ना, टैन अल्फा बेटा, अगर ये अल्फा है तो यहाँ टैन अल्फा ऊपर आता था बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा। यानी कि बड़ी रट्टा मारना तो बड़ी सिंपल बात है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर यहाँ और यहाँ प्लस है तो ये लार्जर डायगोनल है और उसका एंगल है ना। अगर यहाँ और यहाँ माइनस आ गया तो ये स्मॉलर डायगोनल है और उसका एंगल है ए के साथ, ये ए है तो वो भी ए होगा, ठीक है जी। ये बड़ी सिंपल बात है। और अब इसमें अगर दो बातें थी कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, जैसे ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये थीटा है, तो इसमें बेटा हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें ये जो होता है ना बड़ा डायगोनल, ये होता है 2x cos थीटा बाई 2, और ये जो छोटा डायगोनल है ये होता है 2x sin थीटा बाई 2। बड़ा डायगोनल 2x cos थीटा बाई 2, छोटा डायगोनल 2x sin थीटा बाई 2, और ये जो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है यहाँ, ये होता है थीटा बाई 2, और ये एंगल जो आता है
ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा बाई 2। सिंपल है ना। जो बड़ा डायगोनल है उसका जो एंगल है, जो दो वेक्टर्स के बीच एंगल होगा उसका हाफ होगा, और ये जो स्मॉलर डायगोनल का एंगल निकालना हो तो जो आपने रिजल्टेंट का एंगल लार्जर डायगोनल का निकाला है उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो स्मॉलर डायगोनल कहा जाता है। यही हमने आज तक पढ़ा, ठीक है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग जो सब्ट्रैक्शन है वही मेन चीज है। वो तीन जगह होती है, एक वेक्टर रिवर्स हो जाना, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल पर टर्न लेना, तीसरा टिप टू टिप डिस्टेंस निकालना, राइट। और फोर्थ था रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, जो आप इस कमरे के ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप इस रूम के इस जगह खड़े हो, ठीक है जी। आपका एक फ्रेंड है वो R1 डिस्टेंस पर है यहाँ, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड आपका है वो R2 डिस्टेंस पर है, यानी कि ये मान लीजिए 10 फीट है और ये 20 फीट है या 15 फीट है, ओके। और दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक बंदा 10 फुट दूर वहाँ बैठा है, ठीक है, एक बंदा 15 फुट दूर वहाँ बैठा, दोनों के बीच ये 30 डिग्री का एंगल है। अब मुझे उन दोनों के बीच सेपरेशन चाहिए, यानी कि मैं अर्थ पर खड़ा हूँ, मुझे मून का डिस्टेंस पता है, मुझे मार्स का डिस्टेंस पता है, लेकिन मुझे मून से मार्स का डिस्टेंस चाहिए। मैंने ना मून पर जाना है ना मार्स पर जाना है, ये मैं नहीं जाना चाहता। जैसे अब मैं यहाँ भी नहीं जाना चाहता, यहाँ भी नहीं जाना चाहता, फिर भी ये मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos 30। समझ रहे आप, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर minus 2 into 10 into 15 cos 30. This is the way to get smaller diagonal. अब मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, उससे ये 10 फुट है, ये 15 फुट है। एक नया बंदा ना एक नया ओरिजिन यहाँ लेकर आ जाता है ऐसे, ये नया x डैश, ये y डैश, और ये नया ओरिजिन है o डैश, है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बंदा मेरे से 10 फुट है, दूसरा बंदा मेरे से 15 फुट है, ये एंगल 30 है, मैंने वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब मैं पीछे रह गया, अब जो 10 फुट वाला वो 15 हो गया और जो 15 वाला वो 20 हो गया, बंदे तो वहीं बैठे हैं ना, और एंगल जो है थोड़ा छोटा हो गया, 30 से 20 रह गया। अब मैंने वो डिस्टेंस निकालना, तो कैसे होगा ये देखिए। मान लीजिए ओरिजिन मैंने चेंज कर लिया, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, मैथ्स में भी काम आएगी। ओरिजिन मैंने चेंज कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक ये R1 डैश है, ठीक है जी, और यहां से यहां तक ये R2 डैश है, ये एंगल थीटा डैश, अगर यहां थीटा है तो ये जो सेपरेशन R होगी ना, अब ये होगी R1 डैश स्क्वायर प्लस R2 डैश स्क्वायर माइनस 2 R1 डैश R2 डैश cos थीटा डैश, ये आंसर। अगर मेरी बात आप समझे हो, मान लीजिए पहले ये 10 और ये 15 था, ये 10 15 आ गया और ये एंगल 30 आ गया। अब मान लीजिए ये 15 हो गया और ये 20 हो गया और ये 20 डिग्री हो गया। इस पर यहाँ लिखेंगे 15 स्क्वायर 20 स्क्वायर 2 माइनस 15 इंटू 20 इंटू कॉस 20, लाइक दैट। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी दो चीज़ों के में कोई सेपरेशन निकालनी हो, आप चाहे कितना भी दूर खड़े हो, अगर आपको अपना डिस्टेंस दोनों से पता है और एंगल पता है, तो आप वहाँ जाए बिना, है ना, सीधा उनके बीच ट्रैवल किए बिना आप उनके बीच सेपरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया और एडवांस एग्जांपल है पैरेललोग्राम लॉ की। एक्चुअली मीनिंग ये था पैरेललोग्राम लॉ। मैंने एक बार इसको फिर क्लियर करने की कोशिश की है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ जाता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में बड़ा सिंपल है, इसकी कोई लंबी चौड़ी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन उसकी जो होती है वो और तरह आती है। मैं यहीं लिख देता हूँ पॉलीगन लॉ, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि इन ए ओपन पॉलीगन, ओपन पॉलीगन क्या होती है, जिसकी एक साइड ओपन हो। कैसे, ये देखो, मान लीजिए ये ए है वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये सभी सेम ऑर्डर में है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। ये है बेटा ओपन पॉलीगन।
इन ए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आपने बोलने से लिखना है, लिखना मुश्किल हो जाएगा। इन ए ओपन पॉलीगन इफ डिफरेंट साइड्स ऑफ, इन ए ओपन पॉलीगन if different sides represent different angles in magnitude and direction। देखो अब A का मैग्नीट्यूड और B का सेम भी नहीं है, और डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी उधर है, इसकी उधर है, ठीक है जी। ये सेम हो भी सकता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हो ही नहीं ना सकती इसमें। इफ डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगन रिप्रेजेंट डिफरेंट एंगल्स, सॉरी, रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये देखो, इसकी टिप उसकी टेल आ गई, फिर इसकी टिप अगले वाले की टेल आ गई, टिप अगले वाले की टेल आ गई, सेम। सो इफ डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगन रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is represented by closing side, then their resultant is represented by closing side taken in the opposite order, taken in the, ये सारे सेम ऑर्डर में है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ए स्मॉल ए बी सी यूज कर लेते हैं, सी डी ई एफ ए, राइट। अब इसमें लिखेंगे इन क्लोज्ड पॉलीगन, इस क्लोज पॉलीगन में क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। अब जहां से चले आप वहां वापस आ जाएं तो नेट आपका क्या हो जाता है, 0। अब मैं ये वैल्यूज इसमें फीड कर देता हूं। देखो ए बी क्या है, ए बी और बी सी और सी डी और डी ई और ई एफ, ये सभी सेम ऑर्डर में, जो सेम ऑर्डर में वो पॉजिटिव लेते हैं। ए बी क्या आ जाएगा, प्लस ए बी आ गया प्लस ए, बी सी प्लस बी, आपने वेक्टर डालना तो वेक्टर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी डी प्लस सी, डी ई प्लस डी, ई एफ प्लस ई। लेकिन ध्यान रखना, अब जब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, सभी सेम ऑर्डर में है, लेकिन जब आप एफ से ए जाएंगे तो वो आप जहां इस तरफ रहे हैं एफ से वेक्टर उल्टा है, माइनस आर इज इक्वल टू 0, राइट। अब आर को उस तरफ ले जाओ, आर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये है आपका पॉलीगन लॉ। यानी कि ट्रायंगल आगे ऑलमोस्ट सिमिलर है कि उसमें 2 वेक्टर थे, इसमें 2 से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो भी उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम ऑर्डर में, जितने वेक्टर हो उनका जो सम होगा वो अपने आप उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक टेक्निक अभी बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ज़्यादा वेक्टर लेंगे, लेकिन अगर हम उसको ट्रायंगल लॉ सीधा लगाना शुरू कर देना तो वो क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाते हैं। पॉलीगन लॉ नॉर्मली टीचर उसके क्वेश्चन ज़्यादा करवाते ही नहीं है, ठीक है जी। आपको मैं उसके कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूँ। ये पॉलीगन लॉ को एक नई टेक्निक आपको देता हूँ, है ना। कुछ जगह कुछ लोग करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ करा कर ही छोड़ देते हैं। इसमें एक स्पेशलाइज टेक्निक है जिसमें 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। उस टेक्निक को मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।